तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर जो कि हमारा 8 है में पढ़ने वाले हैं स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण के मात्रक, विमीय सूत्र तथा एक हेनरी की परिभाषा। और साथ ही साथ इसमें हम सब लोग भंवर धाराओं के बारे में भी जानेंगे और प्रेरक क्या होता है उसकी भी परिभाषा हम सब लोग देख लेंगे। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। तो स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण की घटना तो हो ही गई थी। स्वप्रेरकत्व तो अन्योन्य प्रेरकत्व जिसे स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक के नाम से जाना जाता है, उनका सूत्र भी मिल गया था, परिभाषा भी मिल गई थी। लेकिन वहाँ पर मात्रक और विमीय सूत्र नहीं पढ़े थे, जो कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले। तो स्वप्रेरकत्व को L से लिखा जाता है, अन्योन्य प्रेरकत्व को M से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वप्रेरकत्व का फार्मूला क्या होता है। L बराबर माइनस का N फाई अपॉन I आया था एक, और दूसरा आया था माइनस का E अपॉन डी डी टी ऑफ I। ये मिला। M बराबर क्या आया था, द्वितीय कुंडली से संबद्ध था, तो N2 फाई 2 अपान करंट प्राथमिक कुंडली की ही थी। विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली का था, और धारा परिवर्तन की दर प्राथमिक कुंडली में जो प्रवाहित हो रही थी उसके बराबर था। ये फार्मूला हमें मिला था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वप्रेरण के लिए देखते हैं। ये क्या है हमारा स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व जिसे स्वप्रेरण गुणांक भी कहा जाता है, और ये है अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक भैया। तो सबसे पहले इसका मात्रक देखते हैं। तो n विमाहीन राशि है क्योंकि ये नंबर के बारे में बताता है, फेरों की संख्या को बताता है। और फाई का मात्रक होता है वेबर, वेबर प्रति, धारा का मात्रक एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर। या फिर यहाँ से देखते हैं विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, और बटा विद्युत धारा का मान, ये डी फॉर डिफरेंस होता है, मात्रक वही रहेगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर बटा, यहाँ इंग्लिश में हो गया कोई दिक्कत नहीं, समय टी का सेकेंड, ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। या फिर एक तीसरा मात्रक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है हेनरी। क्या है, हेनरी। ठीक। अब अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक देखते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व N2 विमाहीन राशि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या थी। फाई 2 द्वितीय कुंडली से संबद्ध, किसी एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या यानी चुंबकीय फ्लक्स। तो N2 N की कोई बीमा नहीं, फाई 2 की बीमा होती है, यानी फाई होता है चुंबकीय फ्लक्स जिसका मात्रक वेबर होता है। वेबर को ऐसे लिखा जाता है WB, और प्रति विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर। या फिर देखिए सेम है, कुछ बदला नहीं है। ई का मात्रक, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और नीचे टी है समय, समय का मात्रक सेकेंड, ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। या फिर इसी को कहा जाता है हेनरी। ठीक। और हेनरी को किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल H से।
आप देख सकते हैं स्वप्रेरकत्व यानी स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरकत्व यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक के सभी मात्रक एक जैसे हैं। ये भी हेनरी होता है, ये भी हेनरी होता है, फार्मूला भी सेम है, बस एक द्वितीयक कुंडली से संबद्ध होता है, एक प्राथमिक कुंडली से संबद्ध होता है। इसके विमीय सूत्र भी समान होंगे अगर ये चीजें समान है। तो विमीय सूत्र क्या होगा वो देखते हैं। तो वोल्ट होता है विद्युत विभव का मात्रक यानी विद्युत वाहक बल का मात्रक, और विद्युत वाहक बल क्या होता है, E=W/Q होता है, और W होता है कार्य की विमा हम जानते हैं mL2T-2 FD होता है। ठीक, तो इसकी बीमा क्या होती है, mL2T-3 A इनवर्स होता है। वोल्ट यानी कि वोल्ट होता है विभव या विद्युत वाहक बल या विभवांतर, सभी का होता है। तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, W/Q के फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये mL2T-2 और ये होता है AT, Q का AT होता है, ऊपर चला जाएगा तो ये इतना आ जाएगा। अब आगे क्या है, सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है, समय का की बीमा क्या होती है T, और बटा एम्पियर होती है विद्युत धारा, और विद्युत धारा की बीमा होती है A। हल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, mL2T-2 A-2, ये बन जाएगा इसका विमीय सूत्र। mL2 -3 + 1 -2 आएगा, ये 1 माइनस का प्लस का है नीचे घात, ऊपर जाएगा A⁻−1, पहले से ही A⁻−1 थी तो 2 माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। अब चलिए हम सब लोग देखते हैं एक हेनरी किसे कहते हैं। भाई मात्रक हो गया, विमीय सूत्र हो गया, अब हमको निकालना एक हेनरी। एक हेनरी की परिभाषा इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, 1 नंबर का कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए यदि हम यहाँ से निकाल सकते हैं L बराबर वाले फार्मूले से यूज करके, d/dt ऑफ I का मान जो है, d/dt ऑफ I का मान कितना रख दे, 1। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति, समय का मात्रक सेकंड, चाहे वो अंतर हो चाहे योग हो, मात्रक वही रहता है। मान लेंगे हम, माना धारा परिवर्तन की दर एकांक, और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसका मान भी हम कितना मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। ठीक, और विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तब L जो है किसके बराबर हो जाएगा, -1 के, लेकिन हमको L का परिमाण चाहिए, तो L बराबर कितना बचेगा, केवल 1। L बराबर कितना बचेगा, 1। L का हमको परिमाण चाहिए, ये 1 माइनस का चिन्ह हट जाएगा। ठीक, और इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। L का मात्रक, M का मात्रक, दोनों का मात्रक हेनरी होता है। तो एक हेनरी क्या आया, एक हेनरी कब आया, तो एक हेनरी तब आया जब विद्युत धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो, और जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो भी एकांक हो, यानी 1 वोल्ट हो, तब जो कुंडली का स्वप्रेरकत्व होता है वो 1 हेनरी होता है। ये था, ठीक भैया, तो ये था एक हेनरी। तो परिभाषा हम देख लेते हैं कि एक हेनरी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर कुंडली में प्रवाहित धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड तथा उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो, तो ऊपर 1 नीचे पूरा 1, तो L बराबर कितना हो जाएगा, -1, और -1 हमको माइनस चिन्ह नहीं लेना, इसलिए मॉडुलस वैल्यू लेते हैं। तब जो है स्वप्रेरकत्व, जिसे हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, वो कितनी हेनरी के बराबर हो जाता है, 1 हेनरी। अर्थात इस समय जो स्वप्रेरकत्व होता है वो ये 1 हेनरी कहलाता है। कब, जब एकांक धारा परिवर्तन होने पर एकांक वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो,
तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो 1 हेनरी कहलाता है या 1 हेनरी होता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुंडली में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन तथा 1 वोल्ट का स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने पर कुंडली का स्वप्रेरकत्व यानी L 1 हेनरी के बराबर होता है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं 1 हेनरी कहलाता है। तो ये था 1 हेनरी की परिभाषा। ये राशि कौन सी होती है? अदिश राशि होती है। प्रेरक किसे कहते हैं? तो कुंडली का प्रेरकत्व के ये इतने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? प्रेरक कहते हैं। ये इतने वाले भाग को, ठीक भैया। ठीक, तो ये क्या है? कुंडली का जो है अवयव, स्वप्रेरकत्व का अवयव, कुंडली के स्वप्रेरकत्व का जो अवयव होता है, स्वप्रेरकत्व का अवयव, वही क्या कहलाता है? इसका प्रेरक कहलाता है। कुंडली का प्रेरक होता है। ठीक, तो ये कुंडली से संबंधित सभी प्रकार की परिभाषाएं कंप्लीट हो गई हैं। स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, 1 हेनरी, सभी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक, 1 नंबर 2 नंबर की ये परिभाषा पूछी भी जाती है बोर्ड एग्जाम में। अब हम सब लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा, जो कि है भंवर धारा, एडी करंट क्या होती है, उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं भंवर धाराएं क्या होती हैं। भंवर धाराएं जिनसे हानियां भी होती हैं और जिनसे हमें लाभ भी कुछ न कुछ मिलता है। तो ये होती क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो हम मान लेंगे यहाँ पर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक, और कोई एक चालक है, ऐसे किसी भी आकार का आप चालक ले सकते हैं, और इसको हम v वेग से बाहर निकाल रहे हैं। अगर बाहर निकाल रहे हैं, इस फ्रेम को जब हम बाहर निकालेंगे तो धीरे धीरे जो चुंबकीय बल रेखाएं पहले क्या थी, पूरी की पूरी आ रही थी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा चुंबकीय बल रेखाएं कम होती जाएंगी, अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम होता जाएगा, जिससे चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित हो जाएगा। अब इस चालक, पूरे चालक से चुंबकीय फ्लक्स का मान, पूरे चालक में चुंबकीय फ्लक्स लगातार परिवर्तित बना है। जैसे जैसे आगे ये बढ़ेगा चुंबकीय फ्लक्स का मान घटता जाएगा। तो इसमें अनेक सारी जो वृत्ताकार सतह होती हैं, कह सकते हैं परमाणु होते हैं, उनमें धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, अब ये धारा गोल गोल उत्पन्न होती है, बहुत सारी, बहुत उत्पन्न होंगी। ठीक, कोई एक के लिए हम समझा रहे हैं। इन धारा की दिशा क्या होगी, क्योंकि हमको पता है लगातार चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है। जब ये इधर जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र घट रहा, यानी चुंबकीय फ्लक्स कम हो रहा है धीरे धीरे। तो इसमें धारा ऐसी उत्पन्न होगी कि उसके चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाएगी, अर्थात ये अपने वेग को घटाएगी। तो ये हम बाहर ला रहे हैं, तो इसमें ऐसी दिशा उत्पन्न होगी कि इसे बाहर नहीं आने देगी, अंदर खींचेगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक आकर्षण बल लगाना पड़ेगा, अर्थात जो बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा किधर है, कागज तल के लंबवत अंदर, तो इसमें भी धारा की दिशा इस प्रकार बनेगी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या हो जाए, भीतर की ओर आए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भीतर की ओर आने का मतलब अंगूठा अंदर, उंगली घुमाएंगे तो उंगली की दिशा में धारा की दिशा होगी। तो धारा हमारी ऐसी क्लॉकवाइज होगी, तो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि अंदर की ओर होगी तो इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र एक दिशा में हो गया, तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाएगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा,
बढ़ेगा, क्योंकि कम हो रहा है तो ये बढ़ाने का प्रयास करता है, विरोध करता है। यही चीज़ होता है लेंज का नियम। तो ये धारा क्या करती है, इस चालक के वेग को कम करती है। तो जब भी कोई भी किसी भी आकृति का चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा हो, या फिर कोई चालक किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, चुंबकीय क्षेत्र को चाहे चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करो, चाहे चालक के वेग, चालक को परिवर्तित करिए स्थान इधर उधर, दोनों में से किसी एक का परिवर्तन होगा, सापेक्ष परिवर्तन जिसे कहते हैं। तो जिससे इस कुंडली यानी इस चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा, और जिससे इसमें कुछ धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसमें बहुत सारी धाराएं, जैसे जल की तरह धारा जल की लेंगे, अगर हाथ घुमाएंगे तो देख सकते हैं जल की धारा गोल गोल घूमती है। तो वैसे ही इसमें जो धाराएं उत्पन्न होती हैं वो गोल गोल उत्पन्न होती हैं, ऐसे, ठीक है। इसीलिए इनका नाम भंवर धारा है, यानी ये गोल गोल नाचे, भंवरों जैसे फूल के चारों ओर भंवरे घूमते रहते हैं वैसे। और क्योंकि इनकी खोज फोको ने की थी तो इसलिए इसे फोको धारा भी कहते हैं। तो जब किसी भी आकृति या आकार के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है, अर्थात किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कुछ भी कह दीजिए, तो चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे चालक के संपूर्ण आयतन में, इस चालक के पूरे आयतन में, ये नहीं कि इतने क्षेत्र में आया है, इतने क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र आया तो इतने भर में, पूरे चालक में, चालक के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि ये धाराएं जल के धाराओं के समान होती हैं, जल के धाराओं के समान होती हैं, ठीक है। और उन्हीं की तरह चक्करदार होती है, जल की धाराओं की तरह चक्करदार होती है, ठीक। जैसे नदी वगैरह में पानी घूमता रहता किसी एक जगह, वैसे ही। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। और क्योंकि इनकी खोज फोको ने की थी तो इसके लिए इनका नाम क्या रख दिया गया, फोको धारा। तो इसके खोजकर्ता कौन थे, फोको, वैज्ञानिक फोको थे, ठीक। अब इनसे हानि क्या है, तो इनसे ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा की हानि। हानि को कम कैसे किया जा सकता है, इस हानि को कम कैसे किया जा सकता है, कम करने के लिए चालक का प्रतिरोध बढ़ा दीजिए। ये चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करती है, चालक का प्रतिरोध बढ़ाने से भंवर धारा के मान को कम किया जा सकता है। ठीक, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर में जो क्रोड होती हैं वो पटलित बनाई जाती हैं। पटलित का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे पूरा चारों तरफ से, ताकि उसका एरिया बढ़ जाए। क्रोड मतलब बहुत सारी प्लेटें होती हैं आयताकार, और उनको एक के ऊपर एक रखी जाती हैं प्लेटें, ठीक। वो ताश की गड्डी जैसे प्लेटें होती हैं ऐसे, ठीक। तो वो प्लेटें एकदम सीधी ना बना करके एकदम उनका आकार बढ़ाया जाता है, यानी उनको आयताकार किया जा सकता है, ठीक। तो आयताकार किया जाएगा जिससे उनका एरिया बढ़ जाएगा, ठीक। एरिया बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो सकता है, अच्छा, प्रतिरोध बढ़ाने से भंवर धारा कम हो जाएगी। तो ट्रांसफार्मर में जो नरम लोहे की क्रोडें होती हैं वो पटलित क्यों बनाई जाती हैं, ताकि पटलित इसलिए बनाई जाती हैं ताकि उनमें भंवर धारा उत्पन्न ना हो, ठीक। भंवर धारा उनमें उत्पन्न ना हो, और यदि भंवर धारा उत्पन्न हो गई तो वो धाराएं जो हैं उस जो ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा आ रही है उसमें हानि करेंगे।
गर्म करेंगी उसे, भाई ये घूम रही है तो चालक गर्म हो जाएगा, और ये इतनी खतरनाक होती हैं कि चालक को इतना गर्म कर सकती हैं कि चालक रक्त तप्त जैसा हो जाता है एकदम। ठीक, तो इनको कम करने के लिए हम क्या कराते हैं कि ट्रांसफार्मर की क्रोडें जो हैं, नर्म लोहे की क्रोड को पटलित बनाते हैं। कैसी बनाते हैं? पटलित। तो ये हो गया ना, ठीक। तो पटलित करने से, पटलित ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक रखी जाती है। एक के ऊपर एक रखी जाती है, जिससे इसका प्रतिरोध बढ़ता है, और इसका प्रतिरोध यदि बढ़ेगा, भाई जितने आकार का होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। प्रतिरोध आकार और आकृति पर निर्भर करता है। तो इसका यदि प्रतिरोध बढ़ गया ट्रांसफार्मर में, चालक का यदि आकार बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर इसका प्रतिरोध ज़्यादा है तो इसमें धारा का मान कम होगा। ठीक, तो प्रतिरोध बढ़ा करके हम भंवर धारा का मान कम कर सकते हैं। इसके कारण क्या होती है? विद्युत ऊर्जा की हानि होती है ट्रांसफार्मर में। तो इसको कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित बनाई जाती है। ठीक, वो ट्रांसफार्मर में आगे जानेंगे। अब इनसे लाभ क्या होता है? जब इनसे हानि होती है तो इनसे लाभ भी तो निकाल लेंगे हम। तो लाभ क्या होता है? तो जो ट्रेन की जो पहिए होती है, ट्रेन की पहिए में लगे डंप लगा रहता है। ट्रेन की पहिए देखेंगे तो डंप मतलब डंक नहीं, डंप जो है वो आपको दिखाई देगा। तो ट्रेन की पहिए में लगे डंप, ठीक, में लगे ट्रेन की पहिए से जुड़े डंप में लगे, अगर हम देखेंगे तो फिर यहाँ पर अब एक फ़ोटो डाल देंगे डंप का, ट्रेन की पहिए का, उसमें देख लीजिएगा। ट्रेन की पहिए से जुड़े डंप में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा होने के कारण, लगे होने के कारण इनमें गति के कारण, पहिए की गति कारण चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण, इनमें गति के कारण भंवर धारा उत्पन्न हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, जो इनकी यानी पहिए की, इनकी का मतलब पहिए की गति का विरोध करती हैं। क्या करती हैं? विरोध करती हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि ट्रेन की जो पहिए होती हैं, ट्रेन की पहिए, थोड़ा सा फ्रेम सही कर लें, तो ट्रेन की जो पहिए होती हैं, ऐसे, तो उन्हीं में डंप लगे रहते हैं, और उसी डंप से जुड़ा होता है चुंबक, प्रबल चुंबक, और वो चुंबक क्या करता है? इस पहिए में जो गति हो रही है, उस भाई चुंबकीय क्षेत्र में ये पहिया घूम रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में जब पहिया, लोहे की होती ना पहिए, तो पहिए घूमेंगी चुंबकीय क्षेत्र में, तो जब पहिए घूमेंगे चुंबकीय क्षेत्र में तो इससे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा, जिससे इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और जो धारा को प्रेरित करेगा, और वो धारा होती भंवर धारा। अब ये धाराएं क्या करती हैं? हमेशा गति का विरोध करती हैं। ये देखिए, इसके वेग को
घटाने का प्रयास। अगर ये बाहर निकल रहा है तो इसे अंदर खींचेंगी, अंदर जा रहा होगा तो बाहर ढकेलेंगे। ये विरोध करती हैं, जिससे ट्रेन जो होती है वो रुक जाती है। ठीक, ये होता है इनसे लाभ। और भी बहुत सारे लाभ होते हैं। तो ये थी हमारी भंवर धारा। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 8। इसमें हम सब लोगों ने स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण के मात्रक, विमीय सूत्र और एक हेनरी की परिभाषा देखी, और भंवर धाराएं क्या होती हैं, उनसे हानियां क्या होती हैं, लाभ क्या होते हैं, उनको कम कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम सब लोगों ने पढ़ा। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी कुंडली को या प्रेरक को यानी स्वप्रेरकत्व वाले अवयव को प्रेरक कहते हैं, तो प्रेरक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तब मान क्या आएगा, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तब क्या आएगा, और साथ ही साथ उसमें हम सब लोग पढ़ेंगे कि किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा, ठीक है, चुंबकीय ऊर्जा, जैसे संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा थी, वैसे यहाँ पर प्रेरक में संचित चुंबकीय ऊर्जा होगी, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। वहाँ विद्युत क्षेत्र के रूप में था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा अगला लेक्चर। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।